गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने मार्केटिंग का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और आज हम प्राइसिंग पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उसके प्रोडक्ट के क्या प्राइस होने चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि जब तक प्राइसिंग प्रॉपर नहीं होगी तब तक हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करने वाला हर एक पर्सन उसको परचेज नहीं कर सकता है। और किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करने में बहुत सारे फैक्टर्स को माइंड में रखना होता है, जैसे हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट, हमारे बिजनेस की प्रेजेंट वैल्यू, हमारे बिजनेस की फ्यूचर एग्जिस्टेंस इससे बनी रहे। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिससे जिसके लिए हम अपने प्रोडक्ट के बेस्ट प्राइस को डिसाइड करते हैं। और इस प्राइस को डिसाइड करने के लिए मैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स माइंड में रखते हैं, और वही सारे एस्पेक्ट्स जो है फ्यूचर में भी हमारे बिजनेस के लिए फ्रूटफुल होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्राइसिंग पॉलिसी। देखिए, प्राइसिंग पॉलिसी बेसिकली क्या है? प्राइसिंग इज द पॉलिसी बाय विच अ कंपनी डिटरमाइंस द होलसेल एंड रिटेल प्राइस। प्राइसिंग पॉलिसी के तहत कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट का होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस डिसाइड करती है। यानी किसी भी प्रोडक्ट का जो होलसेल प्राइस होता है एज वेल एज उसका जो रिटेल प्राइस होता है, ये रिटेलर और होलसेलर नहीं डिसाइड करते हैं, ये कंपनी डिसाइड करती है कि उस प्रोडक्ट का होलसेल प्राइस क्या होगा और उसका रिटेल प्राइस क्या होगा। कंपनी वो होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस इसलिए डिसाइड करती है क्योंकि कंपनी अगर प्राइसिंग प्रॉपर करेगी तो उस गुड्स की जो प्राइस है या जो दाम है उसका अगर सही मूल्यांकन, सही अगर प्राइस रखेगी, तो इससे क्या है कि अगर मार्केट में एग्जिस्टिंग सभी कस्टमर उसको परचेज कर सकेंगे तभी उसके प्रोडक्ट की वैल्यू बनी रहेगी। जैसे अगर प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा है तो हमारे सोसाइटी में लोअर क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है, अपर क्लास भी है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस अगर ऐसी है जिसको सिर्फ अपर क्लास परचेज कर सकता है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी में अपर क्लास लोग 20% ही हैं, 80% लोग हमारी सोसाइटी में लोअर क्लास एंड मिडिल लोअर क्लास के हैं। तो हमें प्राइसिंग डिसाइड करते समय सभी चीजों को ध्यान में रखना होता है कि हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस ऐसे हों कि वो सोसाइटी के हर एक पर्सन के थ्रू परचेजेबल हो, ठीक है। तो जो प्राइस होता है किसी भी प्रोडक्ट का वो कंपनी डिसाइड करती है। क्यों? क्योंकि अगर वो सही प्राइस डिसाइड करेगी तभी उसके प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू बनी रहेगी। तो होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का जो कंपनी है वो खुद डिसाइड करती है फॉर इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के होलसेल और रिटेल प्राइस कंपनी डिसाइड करती है। Pricing is the process of determining what a company will receive in exchange of its product. प्राइसिंग का मतलब ये होता है, प्राइसिंग किसी सामान का दाम लगाने का अर्थ ये है, उसका उसकी प्राइस, किसी गुड्स का किसी प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग करने का अर्थ ये है कि किसी कंपनी को उसके गुड्स और उसके सर्विसेज के बदले क्या रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को हम प्राइसिंग कहते हैं। और प्राइसिंग बेसिकली अगर देखा जाए तो किसी भी प्राइसिंग को डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंशियल मॉडलिंग हो गया, ठीक है, 4Ps जो हमने 4P पढ़ा, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, ये सारी चीजें उसमें आती हैं, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स, जो 4P, जो मार्केटिंग मिक्स में जो हमने 4P पढ़ा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइसिंग के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है क्योंकि अभी आप कहेंगे सब 4P में तो प्रोडक्ट भी आता है, प्राइसिंग भी आता है, प्लेस भी आता है। प्राइसिंग तो ऑलरेडी आ गया, ऑलरेडी आ गई, ठीक है, लेकिन प्लेस आ रहा है ना। तो किस हम जगह के हिसाब से, जैसे आपने देखा होगा किसी प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है, जैसे सपोज करिए कि अगर मुझे अपना प्रोडक्ट जो है बहुत रूरल एरिया में सेल करना है, बहुत ग्रामीण क्षेत्र में सेल करना है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाती है कि ये जो कृषि से संबंधित प्रोडक्ट्स हैं ये गांव में यूज होने हैं और किसानों के द्वारा यूज होने हैं, तो बहुत गरीब तबके के होते हैं, तो कृपया इनके दाम जो है कम से कम रखें ताकि उन किसानों को, उन गरीबों को इसे खरीदने में ज्यादा दिक्कत न हो। तो कहीं ना कहीं हम प्लेस को भी माइंड में रखते हैं प्राइस को डिसाइड करते समय कि हमारे प्रोडक्ट किस जगह सेल होना है। अगर एग्रीकल्चरल टाइप प्रोजेक्ट है तो उसका प्राइस जो है बिल्कुल जेन्युइन रखते हैं, बिल्कुल मतलब ऐसा प्राइस रखते हैं कि गरीब किसान मजदूर भी उसको इजिली परचेज कर सके।
तो अगर ऑब्जेक्टिव देखें कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग करने के पीछे क्या मकसद होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इसके कई सारे ऑब्जेक्टिव देखिए। पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहा है, मैक्सिमाइज लॉन्ग रन प्रॉफिट। मतलब हम प्राइसिंग ऐसी रखते हैं कि हम मैक्सिमाइज लॉन्ग रन प्रॉफिट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, ठीक है, बहुत ज्यादा समय तक। मतलब अगर हम आने वाले 10 साल तक अपने इस प्राइसिंग वैल्यू से प्रॉफिट कमाते रहे, हम ऐसी प्राइसिंग करें, ऐसा दाम रखें अपने प्रोडक्ट का कि हमारा कोई कंपटीटर भी अगर मार्केट में आ जाए उसी तरह का प्रोडक्ट लेके, तो हमारी प्राइसिंग इतनी कम से कम हो जिसमें हमें नुकसान भी ना हो, और हम फ्यूचर में बहुत ज्यादा समय तक अपने उस प्रोडक्ट से पैसे अर्न करते रहे। तो मैक्सिमाइज लॉन्ग रन प्रॉफिट, बहुत ज्यादा समय तक हम प्रॉफिट अर्न करते रहे। मैक्सिमाइज शॉर्ट रन प्रॉफिट, मतलब कम समय में ज्यादा पैसा कमा ले। मतलब हमारे प्रोडक्ट के कॉस्ट इतनी कम हो कि हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट की डिमांड बना रहे 10, 20, 30 सालों तक, लेकिन इतना भी कम ना हो कि हमें नुकसान हो जाए। तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा भी होनी चाहिए। मतलब हमें इस चीज को भी ध्यान रखना है कि कॉस्ट कम से कम हो, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो फ्यूचर में भी डिमांडेबल हो। लेकिन इतना तो हो हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट कि वो हमें कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा के दे सके, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा मेन मोटो ही है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। तो मैक्सिमाइज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, मतलब प्रोडक्ट का कॉस्ट इतना हो कि कम समय में ज्यादा पैसा भी दे सके। इंक्रीज सेल्स वैल्यू, अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट जेन्युइन होगी तो मार्केट में डिमांड उसकी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, सेल्स वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज मार्केट शेयर, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में हमारे ही सेल हो रहे होंगे। फिर ऑब्टेन ए टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके थ्रू हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑब्टेन ए टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सेल्स, मेंटेन प्राइस लीडरशिप, customer to price, discourage new entrants into the industry, मैच कंपटीटर्स प्राइजेस। ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे। इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को हम अपने माइंड में रखते हैं जब हम किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये सारे पॉइंट कंपनी के फेवर में भी हैं, ये सारे पॉइंट सोशल फेवर में भी हैं, ये सारे पॉइंट फाइनेंशियल फेवर में भी हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब भी हम प्राइसिंग डिसाइड करते हैं तो वो प्राइसिंग हमें इस तरह से रखनी होती है कंपनी जो है लॉन्ग रन प्रॉफिट अर्न कर सके और कंपनी बहुत ज्यादा समय तक सरवाइव कर सके मार्केट में। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें प्राइसिंग पॉलिसी में फैक्टर्स ऑफ द प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसी के जो फैक्टर्स अभी हमने पढ़े, ठीक है, उस फैक्टर्स के मेन पॉइंट्स को भी हम अच्छे से समझेंगे। कह रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन शॉर्ट टर्म, कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें, ठीक है। प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन इन लॉन्ग रन, जो हमारा प्रॉफिट है वो इतना ऑप्टिमल होना चाहिए कि हमारा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा समय तक आता रहे। ऐसा ना हो कि हमने कम समय में बहुत एकाएक हमने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में पता चला 6 महीने बाद हमारा बिजनेस ही बंद हो गया। तो प्राइसिंग जो है वो ऑप्टिमल होनी चाहिए, ठीक है। प्राइस स्टेबलाइजेशन होना चाहिए, ये नहीं कि समय के साथ हम हर साल अपने प्राइस को बढ़ाते चले जा रहे हैं। फेसिंग कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस को भी हमें माइंड में रखना होता है, ठीक है। और हम हर साल नए नए कॉम्पिटिटर्स आते रहते हैं मार्केट में जो सेम टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमें उस कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस को अपने माइंड में रखना होता है। मेंटेनेंस ऑफ मार्केट शेयर, मार्केट के शेयर को मैनेज करके चलना होता है। कैप्चरिंग द मार्केट, एंट्री इनटू द न्यू मार्केट, डीपर पेनिट्रेशन ऑफ द मार्केट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको प्राइसिंग के टाइम पे हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा प्राइसिंग की, किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग हम क्यों करते हैं और उसको करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, ये अभी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है हमारा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जब हम किसी भी फिजिकल गुड्स या सर्विसेज को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मतलब किसी भी फिजिकल गुड्स या सर्विसेज को कंपनी से कस्टमर तक पहुंचाने का जो चैनल होता है उसी चैनल को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। तो देखिए क्या है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है मेनली कंसर्न विद द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये किसी भी गुड्स या किसी सर्विसेज का जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कई तरह से हो सकता है, जैसे कि अब यहाँ फिगर में देखिए, आपको फिगर में दिख रहा होगा
पहले फिगर में प्रोड्यूसर टू कस्टमर है, डायरेक्ट कंपनी से सीधे कस्टमर के पास चला गया। सेकंड हमारा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। सेकंड है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से सीधे कस्टमर। चौथे वाले में है प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। पांचवे वाले में प्रोड्यूसर से एजेंट, एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। तो ये बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं जिसके थ्रू हम किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज को कस्टमर तक डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा समझाने के लिए नहीं है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। मैंने मेन पॉइंट बता दिया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल होता है, जो चैनल का जो डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल होता है, वो बेसिकली किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचाना है, एक जगह से मतलब कंपनी से उसको कस्टमर तक कैसे डिलीवर कराना है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो। इसी प्रोसेस, इसी चैनल को हम बोलते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, जो मैंने अभी आपको पहले एक्सप्लेन किया। ठीक है। अब कह रहा है चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चॉइस की बात करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल है उसका हम चॉइस कैसे करेंगे। उसका चॉइस करने के लिए डिपेंड करता है हमारा प्रोडक्ट क्या है। सपोज करिए ऊपर ये बहुत सारे आपको चैनल जो दिखाए गए हैं, जिसमें प्रोड्यूसर टू कस्टमर है, प्रोड्यूसर से रिटेलर, कस्टमर है, और ये जो आपको 5 चैनल दिख रहे हैं, इन 5 चैनल में से कौन सा चैनल हम चूज करें, कौन सा चैनल हमारे उस प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेस्ट होगा। क्योंकि देखिए चैनल जितनी लंबी होगी, चैनल जितनी लंबी होगी, प्रोडक्ट का कॉस्ट उतना बढ़ता चला जाएगा। अगर जब प्रोडक्ट सीधे कंपनी से सीधे कस्टमर के पास पहुंच रहा है तो उस प्रोडक्ट का कॉस्ट सबसे कम होगा। तो लेकिन ये भी नहीं कर सकते हैं कि सीधे कंपनी से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाएं, क्योंकि कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो घर घर जाके सामान पहुंचाए। तो इससे कहीं ना कहीं कंपनी की जो मार्केटिंग है वो भी अफेक्ट करेगी। कंपनी का जो प्रोडक्ट है हर कस्टमर तक इजीली पहुंच नहीं पाएगा। तो हमें इन सभी चीजों को ध्यान में रखना होता है कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह का है। क्या वो ऐसा प्रोडक्ट है कि इसको सीधे हम कंपनी से कस्टमर तक पहुंचा सके, क्या वो ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए हमें बहुत लंबे चैन की जरूरत पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन चैन की जरूरत पड़ेगी। तो उसी की हम बात यहाँ कर रहे हैं कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को फॉलो करना है। तो उसके लिए क्या कह रहा है कि हमें प्रोडक्ट को फोकस करना होता है, हमारा प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, कैसा है, उसके बिहाफ पे हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें किस चैनल को फॉलो करना है। नेक्स्ट कह रहा है नेचर ऑफ मार्केट, हमें मार्केट को देखना होता है, मार्केट कैसा है, जिसके हिसाब से हमें फाइंड आउट करेंगे कि हमें कौन सा चैनल चूज करना होता है। मिडिल मैन, मतलब चैनल में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चैनल को डिसाइड करते हैं। कभी कभी मार्केट कंपटीटर्स को भी ध्यान में रखते हैं। मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीटर्स हैं तो हम सोचेंगे यार इसमें तो हमें क्या बोलते हैं, ये वाला 5th वाला पोर्शन जिसमें एजेंट है, अगर हम उसमें बिचौलिया एक एजेंट ले आए तो क्या करेगा, सारे होलसेलरों को मोटिवेट करेगा मेरा प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। अगर होलसेलर के पास जाएगा तो डेफिनेटली होलसेलर रिटेलर को कन्विंस करेगा और रिटेलर कस्टमर को कन्विंस कर लेगा। तो ऐसी स्ट्रेटजी की अगर मार्केट में कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा है तो हम एक एजेंट का यूज कर लें जो हमारी कंपनी से सीधे होलसेलर के बीच में एक कम्युनिकेशन का काम करता रहे। नेचर ऑफ फर्म, फर्म किस तरह का है, तो ये बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सही चैनल डिसाइड करने में। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि किसी भी प्रोडक्ट्स या किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज का हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं मार्केट में। ठीक है, तो उसके लिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कौन कौन से चैनल्स होते हैं, और अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको उन चैनल्स को हम किस प्रोडक्ट के लिए कौन सा चैनल यूज करें, या किस मार्केट सिचुएशन में कौन सा चैनल यूज करें, या किस फर्म के लिए कौन सा चैनल यूज करें, वो अभी हमने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडवर्टाइजिंग। देखिए एडवर्टाइजिंग जो है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, एडवर्टाइजिंग जो है किसी भी प्रोडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि जब तक आप यूजर को अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी मास कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू या किसी मार्केटिंग के थ्रू आप उस तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जान पाएगा। जब जानेगा नहीं तो वो डिमांड नहीं करेगा। तो एडवर्टाइजमेंट बेसिकली क्या है, एडवर्टाइजमेंट कैन बी डिफाइंड एज कम्युनिकेटिंग विद टारगेट ऑडिशंस। जो आपके टारगेट कस्टमर है,
जो आपके मेन कस्टमर है, जिन तक आपको अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है, उन टारगेट कस्टमर तक आपको किसी मीडियम को यूज करते हुए कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट करने का मतलब आपको अपने प्रोडक्ट की स्पेशलिटीज बतानी है, अपने प्रोडक्ट के ब्रीफिंग करनी है कि वो प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से कैसे अलग है, वो किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो जो आपके टारगेट कस्टमर है, जो टारगेट ऑडिशंस है, उन तक अपनी बात पहुंचानी है। इसी को हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो कह रहा है एडवर्टाइजमेंट क्या है? डिफाइंड एज कम्युनिकेटिंग विद टारगेट ऑडिशंस थ्रू पेड नॉन पर्सनल मैसेज। ये एक ऐसा मैसेज होता है कि जो आप किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये आप एक समूह के लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं, मतलब कुछ खास लोगों के लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं, और इसके बदले आपको कुछ पे करना पड़ता है। उस एडवर्टाइजमेंट के बदले आपको कुछ पे करना पड़ता है। तो ये जो आप किसी अपनी सोसाइटी में कुछ खास कस्टमर्स के लिए आप एक नॉन पर्सनल मैसेज जनरेट कर रहे हैं किसी कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू, कुछ पैसे पे करके, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। यूजुअली प्लेस्ड इन ए मास मीडियम, जिसमें हम एक मास कम्युनिकेशन चैनल जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, या इंटरनेट हो गया, इन सभी चीजों का यूज करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। Advertising is the easiest but absolutely more expensive alternative for marketing communication. Advertising जो है सबसे easy medium है अपनी बात, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये कॉस्टली भी है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग देखिए यहाँ पे कह रहा है एडवर्टाइजिंग हैज बिकम an essential element of small scale industries and hence exercise allots a considerable amount of resources towards their advertisement budget. There are several reasons for advertising, some of which are, कुछ important points यहाँ दे रहे हैं, दिया है नीचे, जो ये बता रहा है कि क्यों जरूरी है एडवर्टाइजमेंट करना। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने सर्विसेज का, अपने गुड्स का, तो उसकी सेल्स जो है वो बढ़ जाती है। क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड इमेज। जैसे टीवी पे किसी प्रोडक्ट का अगर ऐड आ जाता है तो आपको लगता है ये तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट होगा, वो इसका टीवी पे ऐड आ रहा है। और कोई प्रोडक्ट मान लीजिए आपके घर के दरवाजे पे कोई सेल्समैन अगर लेके आ गया बेचने के लिए, उसका ना तो आपने कभी टीवी पे नाम सुना है, ना तो कभी इंटरनेट पे देखा है, ना तो कभी रेडियो पे नाम सुना है, वो एक सेल्समैन अपने साथ वो प्रोडक्ट आपके पास बेचने के लिए लेके चला है, तो आपको लग रहा है तो लोकल प्रोडक्ट होगा, ये तो नकली है, असली नहीं है, ये किसी मतलब किसी लोकल वेंडर ने बनाया है, इसमें क्वालिटी नहीं होगी, क्योंकि इसके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं। तो कहीं ना कहीं कस्टमर के माइंड में भी चीजें बैठ गई, टीवी पे जो ऐड आ रहा है वो बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। तो कहीं ना कहीं क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड इमेज, ये आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करता है एक तरह से, अगर आप एडवर्टाइजमेंट को फॉलो करते हैं। कम्युनिकेटिंग ए चेंज इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन, अगर आप प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजेस अगर आते हैं टाइम के हिसाब से, तो आप उसको भी कस्टमर तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, अगर आप कोई नए अपने जो आपने नई कंपनी ओपन की है उसमें आप जो नई सर्विसेज, नए प्रोडक्ट्स आप डिलीवर कर रहे हैं मार्केट में, आप वो उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, उस सर्विसेज की इंफॉर्मेशन आप कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं कि हाँ हमारी कंपनी ने ये नई सर्विसेज लॉन्च की, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, ताकि कस्टमर जो है उससे अवेयर रहे और उन सर्विसेज को और उन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सके। इंक्रीजिंग द बज़ वैल्यू ऑफ द ब्रांड और द कंपनी, ये कंपनी की वैल्यू को मार्केट में बढ़ाता है, कंपनी के फेम को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये सारे मेन पॉइंट्स हैं जिनके लिए हम एडवर्टाइजमेंट को यूज करते हैं, चाहे वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, चाहे मीडियम स्केल इंडस्ट्री हो। अब हम बात करते हैं द मेन फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आर एज अंडर। इसमें देखिए कह रहा है it is directed towards increasing the sales of business। ठीक है, advertising is a paid form of publicity, it is non personal, advertisement is identifiable with their sponsors
ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये वही सारी चीजें हैं जो मेन फीचर अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन अभी देखिए उसके आगे ये कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट की क्या फंक्शंस है, ये क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये क्या करता है, प्रिपेयरिंग ग्राउंड फॉर न्यू प्रोडक्ट्स। ये आपके नए प्रोडक्ट के लिए मार्केट में जगह बनाता है, लोगों में विश्वास पैदा करता है, ठीक है। क्रिएटिंग अ डिमांड, आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मार्केट में डिमांड क्रिएट करता है। फेसिंग द कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन से लड़ता है मार्केट में। आपके जैसा आपने प्रोडक्ट लॉन्च किए, बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, तो उनसे क्या करता है, कंपटीशन फेस करता है। क्रिएटिंग और एनहेंसिंग गुडविल, मार्केट में आपके प्रोडक्ट की गुडविल को बनाता है। इन्फॉर्मिंग द चेंजेस टू द कस्टमर, कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। न्यूट्रलाइजिंग कॉम्पिटिटर्स एडवर्टाइजमेंट, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और आपने अपने प्रोडक्ट में अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश की है, तो डेफिनेटली अगर पुराने प्रोडक्ट अगर ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में, तो कस्टमर को लगेगा अच्छा हाँ यार पुराने प्रोडक्ट से इसकी क्वालिटी तो ज्यादा बेटर है। तो कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटर्स को न्यूट्रलाइज भी करता है। ठीक है, तो ये सारे नेक्स्ट कह रहा है बारिंग न्यू इंट्रेंड्स, जैसे कि आपके जो नए, सपोज करिए तो आपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो पुराने कंपटीटर्स थे आपके, उनको आपने न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन इन फ्यूचर 2 साल बाद कोई एक नया कंपटीटर आ गया जो आपसे अच्छी टेक्नोलॉजीज को यूज करके प्रोडक्शन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी एडवर्टाइजमेंट में चीजों को इस तरह से रिफ्लेक्ट करिए कि वो जो नया कंपटीटर आपका पैदा हुआ है मार्केट में, उसके प्रोडक्ट भी न्यूट्रलाइज हो जाए आपके प्रोडक्ट के आगे। तो कहने का मतलब है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स को भी डोमिनेट कर देते हैं और आने वाले कंपटीटर्स को भी डोमिनेट कर देते हैं। अब कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जैसे इसकी क्या क्या एडवर्टाइजमेंट इंपॉर्टेंस है एडवर्टाइजमेंट के। बेनिफिट्स टू मैन्युफैक्चरर, ये जो कंपनी है उस कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है। बेनिफिट्स टू होलसेलर एंड रिटेलर, अगर कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है अपने प्रोडक्ट का, तभी तो होलसेलर लेगा, क्योंकि जब तक कस्टमर को पता नहीं होगा कि मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो कौन बताएगा। कंपनी अपने थ्रू एडवर्टाइजमेंट करवाएगी ताकि कस्टमर को पता हो। जब कस्टमर को पता होगा तभी होलसेलर भी उस कंपनी से माल परचेज करेगा, क्योंकि होलसेलर को तभी लगेगा कि हाँ कस्टमर जानता है और कस्टमर हमसे आके जो रिटेलर है उनसे प्रोडक्ट लेगा, और रिटेलर जानेगा कि हमसे कस्टमर आके प्रोडक्ट परचेज करेगा। तो ये बेनिफिशियल होता है होलसेलर और रिटेलर के लिए भी। बेनिफिट्स टू कस्टमर, कस्टमर के लिए इस तरह से बेनिफिशियल होता है, कस्टमर को पता होता है कि बेसिकली जो प्रोडक्ट हम परचेज करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स है। ऐसा ना हो कस्टमर को पता ही नहीं है वो क्या प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, उसने 100 रुपए खर्च भी कर दिए और सेटिस्फाइड भी नहीं हुआ। तो एडवर्टाइजमेंट से कस्टमर को लॉजिकली पता होता है कि हम क्या परचेज करने जा रहे हैं, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। बेनिफिट्स ऑफ सेल्समैन, सेल्समैन को भी फिर अपने प्रोडक्ट को सेल करने में आसानी होती है। बेनिफिट्स टू कम्युनिटी एंड सोसाइटी, ठीक है, जो कम्युनिटी एंड सोसाइटी का मतलब ये है कि ऐसे समझिए कि कोई एक ऐसा मिडिल मैन जो उस प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को फॉलो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एडवर्टाइजमेंट भी हेल्पफुल होता है उस मिडिल मैन के लिए, ठीक है। वो इजिली लोगों को एक्सप्लेन कर पाता है, देखिए हमारा प्रोडक्ट इतना ब्रांडेड है कि टीवी पे इसका ऐड आता है, तो ये है, तो वो है, ये फलाना अभिनेता ने इसको स्पॉन्सर्ड किया है, तो फलाना, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो मिडिल मैन भी जो है इसको प्रमोट कर पाता है, उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है, इजिली जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट किस किस तरह के हो सकते हैं। जैसे पहला यहाँ टाइप देखिए क्या है, प्रिंटिंग एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, ब्रोशर्स एंड फिलर्स। सेकंड टाइप का एडवर्टाइजमेंट क्या है, ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजमेंट, जैसे टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है आउटडोर एडवर्टाइजमेंट, जैसे बिलबोर्ड्स, ट्रेड शोज एंड इवेंट्स। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे बाइक वाले और
बहुत सारे बाइक वाले या बहुत सारे जो लैपटॉप की कंपनियां हैं वो छोटे मोटे एग्जीक्यूशंस लगाती हैं गाड़ी पे, अपनी बाइक लेके कहीं मार्केट में खड़ा कर देती हैं और 4-5 लोग उसके साथ खड़े रहते हैं, गाड़ी के फीचर्स बताते हैं। तो ये आउटडोर एडवर्टाइजमेंट है एक तरह से, ठीक है। तो इस तरह से भी हम एडवर्टाइज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का। पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि advertisement for the social cause. Public service advertisement is a technique that makes use of advertisement as an effective communication medium to convey socially relevant message about important matters and social causes like AIDS, energy conservation, potential integrity। जैसे आप मान लीजिए आप एसी का ऐड करना चाहते हैं अपना, ठीक है। तो एसी का ऐड करने के लिए आप पहले लोगों को ये जागरूक करिए कि हमें इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च करनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे अप्लायंसेज यूज करने चाहिए जिससे कम से कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे। ये देखिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है जो मार्केट में एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज से 1/4 पावर कंज्यूम करता है। तो इस तरह से आप लोगों को सोशली अवेयर करके आप अपने प्रोडक्ट को भी एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल। बेसिकली देखिए इन्वेंट्री कंट्रोल आप सभी जानते हैं, इन्वेंट्री का मतलब होता है वो जगह जहां आप सामान रखते हैं, नॉर्मली जो आपके माइंड में जो इमेज है, ठीक है। लेकिन इन्वेंट्री का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि जहां आप सामान रखते हैं। इन्वेंट्री जो बनाया गया, देखिए पूरा नाम रखा गया इन्वेंट्री कंट्रोल। कहीं ना कहीं इसके थ्रू हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल भी करते हैं। कैसे? इस इन्वेंट्री सिस्टम को यूज करके हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो बहुत सारे डिसीजंस ले पाता है, ठीक है। जो हमारा परचेज डिपार्टमेंट है वो बहुत सारे डिसीजन ले पाता है, ठीक है। तो हमें कितना और इन्वेस्ट करना है रॉ मटेरियल परचेज करने में, या हमारे पास कितना फिनिश्ड गुड पड़ा हुआ है हमारे इन्वेंट्री में, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इन्वेंट्री सेक्शन से जब मिलती है तो हम बहुत सारे डिसीजन प्रॉपर ले पाते हैं। तो बेसिकली इन्वेंट्री कंट्रोल है क्या? यहाँ देखिए कह रहा है इन्वेंट्री इज स्टॉक ऑफ गुड्स। इन्वेंट्री क्या है? स्टॉक ऑफ गुड्स है। टू द फाइनेंस मैनेजर इन्वेंट्री रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स। अगर मैं फाइनेंस मैनेजर के लिए बात करूं कि इन्वेंट्री क्या हेल्प प्रोवाइड करेगा, तो कह रहा है टू फाइनेंस मैनेजर इन्वेंट्री रिप्रेजेंट the value of raw material, consumable spares, work in progress, finished goods and scrap in which all companies fund has been invested। जैसे हमारे स्टॉक में इन्वेंट्री क्या है? जैसे स्टॉक है, हमारे स्टॉक में जो रॉ मटेरियल हमने परचेज किया वो भी रखा हुआ है, ठीक है। अब एक तरह से इन्वेंट्री को आप स्टोर समझिए। स्टोर में क्या होता है हमारे, अब मैं अपने कॉलेज की स्टोर की अगर बात करूं तो हमारे कॉलेज के स्टोर में क्या होता है, जो रॉ मटेरियल हमें, अब जो सामान हमें कॉलेज में लगाने होते हैं वो परचेज होके आते हैं, स्टोर में रख दिए जाते हैं, जिसको जरूरत होती है वहां से ले जाता है। जो सामान खराब हो जाता है वापस उस डिपार्टमेंट के थ्रू वापस होकर स्टोर में आ जाता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो बेसिकली जो स्टोर है जो वो क्या कर रहा है, बेसिकली स्टॉक को मैनेज कर रहा है, ठीक है। चाहे वो स्टॉक नया हो, चाहे वो स्टॉक पुराना हो, चाहे वो यूज होने लायक हो, चाहे यूज होने लायक ना हो, चाहे वो किसी काम में यूज हो रहा हो, कहीं हमने किसी को इशू कर दिया तो भी उसको अपने स्टॉक में मैनेज करता है। जो फाइनेंस मैनेजर होता है ये स्टॉक डिटेल उसको हेल्प प्रोवाइड करता है कि बेसिकली हमारे पास कितना रॉ मटेरियल पड़ा है हमारी कंपनी में, ठीक है, जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, ठीक है। कितना कंज्यूम हो चुका, ठीक है, कितना हमारे स्पेयर में बचा हुआ है, ठीक, कितना अभी हमने प्रोग्रेस क्या बोलते हैं प्रोडक्शन में हमने लगा दिया प्रोडक्शन होने के लिए, कितना प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास फिनिश्ड गुड आ चुका है, कितना उसमें से रद्दी निकल चुका, मतलब कितना उसमें से स्क्रैप है जिसको हम मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते क्योंकि उसमें क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है उस प्रोडक्ट में। तो इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं हमने कितना रॉ मटेरियल खरीदा, कितना खर्च हो गया रॉ मटेरियल, कितना रॉ मटेरियल हमारे स्पेयर में बचा हुआ है, कितना हमने आज की प्रोडक्शन में सप्लाई कर दिया है, और कितना हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन के निकल के आया है, ठीक है, कितना बनने के बाद स्क्रैप में चला गया जिसको हम सेल नहीं कर सकते हैं।
तो ये सारी डिटेल जो है अकाउंटेंट के लिए हेल्प प्रोवाइड करती है, और ये सारी डिटेल वो अपनी बैलेंस शीट में मेंशन करता है। तो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री कंट्रोल जो है हर एक डिपार्टमेंट को हेल्प प्रोवाइड करता है। कैसे? विच कंपनीज फंड हैव बीन इन्वेस्टेड, मतलब ये जो सारे रॉ मटेरियल का कंज्यूम होना, रहना, उनका फाइनल प्रोडक्शन में आना, ये सारी चीजें क्या है, विच कंपनीज फंड हैज बीन इन्वेस्टेड, इससे भी पता चलता है कि कंपनी ने कितना फंड इन्वेस्ट किया है। ठीक है, it constitutes the second largest item after fixed assets in the financial statement। जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें कंपनी की एक साल का पूरा ब्यौरा होता है खर्चे का, पैसे आने का, उन सभी पैसे आने और पैसे जाने में सबसे जो सेकंड लार्जेस्ट जो एसेट्स है वो हमारा इन्वेंट्री एसेट्स है। ठीक है, तो वही कह रहा है, पर्टिकुलरली ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इट इज द व्हाई दैट इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल have become very important function of the accounts and finance manager। क्योंकि अब आगे प्रोडक्ट परचेज होने हैं, नहीं परचेज होने, क्योंकि देखिए परचेजिंग का काम फाइनेंस ऑफिसर जब अथॉरिटी देता है कि हाँ परचेज किया जाए, वो अमाउंट सेंक्शन करता है तभी परचेज हो पाता है। तो ऐसा थोड़ी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय आता है फाइनेंस ऑफिसर के पास बोलता है कि हमें इतने 10 लाख रॉ मटेरियल परचेज करना है, वो सेंक्शन कर देगा अमाउंट। नहीं, पहले स्टॉक लेगा, कितना आया अभी तो पिछले महीने इतना आया था, कितना बचा है, कितना लगा, क्या आगे की प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंग फिर अमाउंट सेंक्शन करता है, क्योंकि उसको अपनी बैलेंस शीट में मेंशन करना होता है कितना उसने इस स्पेसिफिक रॉ मटेरियल के लिए कितना उसने कॉस्ट रिलीज किया है। ओके, टुडेस टॉपिक इज फिनिश्ड। हाँ, फाइनल ईयर। यस सर। इन्वेंट्री कंट्रोल अभी बस बेसिक डेफिनेशन बताया है। ठीक है, बाकी कल मैं पूरा 4th यूनिट फिनिश कर दूंगा। 4th यूनिट पूरा कंप्लीट कल फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अभी किसी को कुछ डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। किसी का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी? कुछ नहीं पूछना है? नो सर। हाँ चलो ठीक है, तो अभी मैं इन्वेंट्री कंट्रोल, यार मैंने रिकॉर्डिंग क्लोज नहीं किया था।